हे गाइस, स्वागत है आपका स्टडी फॉर नौकरी चैनल पे। और आर एस खुरमी के ऑब्जेक्टिव्स के सॉल्यूशंस डिस्कस कर रहे थे थर्मोडायनेमिक्स के लिए। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करें, बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी इस पे मैं वीडियो बना चुका हूँ। वाई शुड आई सॉल्व आर एस खुरमी, इसको आप सर्च करके देखिए। वाई शुड आई सॉल्व आर एस खुरमी। इस वीडियो में मैंने डिटेल में डिस्कस किया है, विद प्रूफ आपको बताया है कि किस तरीके से इस बुक से क्वेश्चंस आए हैं। और वो भी कुछ क्वेश्चंस, टोटल कितने क्वेश्चंस आए होंगे तो इसकी तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो आप इसको जरूर से देखिएगा। टेलीग्राम चैनल पे इसकी और ऐसे ही कई वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक मशीन्स, ये सब हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। थर्मोडायनेमिक्स हम कवर कर रहे हैं और बहुत ही तेजी में इसको कवर करेंगे, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ। आई नो इस बुक को टीचिंग वर्ल्ड में बहुत अच्छा रिकॉग्नाइजेशन नहीं दिया जाता आर एस खुरमी या आर के जैन को, क्योंकि इसमें बहुत सारे एरर्स हैं, बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, गलत ऑप्शंस दिए हुए हैं, बातें बहुत ही गलत तरीके से की गई हैं। ओके, पर मैं उन चीज़ों को करेक्ट करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जो भी उसमें एम्बिग्यूटी है उसको हटा के आपके सामने फिल्टर्ड वे में इसको प्रेजेंट करता हूँ। तो अगर आप खुद से बुक सॉल्व करेंगे तो मे बी आप फ्रस्ट्रेट हो जाएं कुछ टाइम बाद। पर अगर वीडियोस को फॉलो करेंगे तो मैं वो सारी चीज़ें निकाल देता हूँ, सारी चीज़ अपने ऊपर झेल लेता हूँ और आपको सारी चीज़ें फिल्टर आउट करके देता हूँ। व्हेन अ गैस इज हीटेड, चेंज टेक प्लेस इन। तो देखिए, अगर आप गैस को हीट करेंगे तो उसके प्रेशर पे भी चेंज आएगा, वॉल्यूम पे भी चेंज आएगा, टेम्परेचर पे भी चेंज आएगा। ओके, डिपेंड करेगा ये चेंज आएगा या नहीं आएगा, ये सारी चीजें कितना आएगा ये डिपेंड करेगा कि हीट किस तरीके से कर रहे हो। अगर एक क्लोज कंटेनर में हीट कर रहे हो तो अलग चेंज आएगा, क्लोज कंटेनर में हीट कर रहे हो अलग चेंज आएगा। एक पिस्टन सिलेंडर है, ठीक है, आप इसमें हीट कर रहे हो, पिस्टन आपने फ्री रखा है, अलग चेंज आएगा। पिस्टन से कंप्रेस करते जा रहे हो और हीट कर रहे हो, अलग चेंज आएगा। तो चेंज तो आएगा। तो ये देखिए, इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अब ये क्वेश्चन ढंग से बात ही नहीं कर रहा। अगर अगर इसको पता करना होता है, इसको पूछना होता है एक्चुअली में, या मुझे पूछना होता है या किसी भी कोई पूछना होगा, तो वो पूछेगा कि अगर एक वॉल्यूम कांस्टेंट है तो क्या चेंज आएगा, किस में चेंज आएगा। जिस तरीके की एम्बिग्यूटीज हैं इस बुक में, इसी वजह से लोग इसे प्रेफर नहीं करते सॉल्व करना। पर क्वेश्चंस इतने सारे हैं ना कि अगर आप इसको ढंग से पढ़ेंगे ना तो आपके पूरे बेसिक्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, आपने अगर थोड़ी सी भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ी और इस बुक को आप सॉल्व करें मेरे साथ, तो मैं आपकी कंसेप्ट रिवीजन करा दूंगा, फॉर्मूलेज याद करा दूंगा, कंसेप्ट को किस तरीके से यूज करना है, एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, सब कुछ कवर हो जाएगा। व्हेन अ गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब देखिए, ये क्वेश्चन सही है। अब कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट कर रहा है, पिछले क्वेश्चन में इसने नहीं बताया किस तरीके से हीट कर रहा है। अब ये क्वेश्चन में देखिए, कांस्टेंट वॉल्यूम की तरह हीट कर रहा है। हीट करोगे तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, प्रेशर भी इंक्रीज करेगा, और बताऊं इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज करेगी। ठीक है, वर्क डन जीरो होगा। अगर कांस्टेंट प्रेशर में हीट करेंगे तो इसकी टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगी, है ना। मान लीजिए कांस्टेंट प्रेशर है, मतलब जो पिस्टन है वो फ्री है, आप हीट दोगे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा और ये जो पिस्टन है इसको भी धक्का मार के ऊपर पहुंचा देगा। तो आपका वॉल्यूम भी इंक्रीज कर जाएगी। इनिशियल वॉल्यूम इतनी थी, फाइनली आपकी इतनी हो जाएगी। हीटिंग ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज गवर्न बाय। वॉल्यूम जहां पे कांस्टेंट होगी वहां पे आ जाएगा आपका गेल-यूजर लॉ। आपका 104 का सी ऑप्शन हो जाएगा। हीटिंग ऑफ गैस एज कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट की प्रेशर की बात करूं तो आपका चार्ल्स लॉ आ जाएगा। ओके, कांस्टेंट टेम्परेचर होगा तो आपका बॉयल्स लॉ आ जाएगा। जब ऐसा कभी बोलेगा कि इक्वल नंबर ऑफ मोल्स कंटेनिंग इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो आपका एवोगैड्रो लॉ आ जाएगा। ठीक है, व्हेन अ गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर द हीट सप्लाइड इज यूटिलाइज्ड बाय। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था, जब आप कांस्टेंट प्रेशर पे इसको हीट करेंगे तो इसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा और वर्क डन भी होगा, धक्का लगाएगी उसको। तो वो आपकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। सम एक्सटर्नल वर्क भी होगा, इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस एंड ऑल्सो डूइंग द सम वर्क। तो ये सी ऑप्शन ज्यादा करेक्ट होगा, इसमें दोनों इंक्लूड कर दिए। A mixture of gas expand from 0.03 से लेके 0.06 mm क्यूब at constant pressure of 1 megapascal and absorb 84 किलो जूल ऑफ हीट।
द चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा। तो इसके लिए हम फर्स्ट लॉ यूज करेंगे। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी, कॉन्स्टेंट प्रेशर के केस में। ओके, तो हीट एब्जॉर्ब की मतलब 84 किलो जूल आई। डी यू हमें नहीं पता। पीडीवी की बात करूं तो 100 किलो पास्कल, 1000 मेगा पास्कल को, सॉरी 1000 किलो पास्कल लिखूंगा 1 मेगा पास्कल को। और वॉल्यूम का चेंज कितना हुआ, 0.06 से 0.03, 0.06 पहुंची 0.03 से, तो 0.03, तो ये कितना हो जाएगा 300, नहीं सॉरी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा ना, हाँ 30 हो जाएगा, सॉरी ये हमारा टोटल 30 आ जाएगा। 30 को उधर ले आओगे तो ये हो जाएगा 54, 107 का बी हो जाएगा। गैस कांस्टेंट की वैल्यू तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करते हैं अपन, तो आता है हमारा गैस कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू एयर के लिए कितनी होती है, 0.283 के बराबर, किलो जूल पर केजी मोल केल्विन में होती है। तो प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट से रिलेशन। और सीपी माइनस सीवी होता है आर, तो डिफरेंस होता है आपका स्पेसिफिक हीट का, तो ये भी हो जाएगा। सीवी की वैल्यू होती है गामा आर अपॉन गामा माइनस वन, सॉरी आर अपॉन गामा माइनस वन, और सीपी की वैल्यू हो जाएगी आर गामा अपॉन गामा माइनस वन। ओके, द हीटिंग और एक्सपेंडिंग ऑफ अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, तो हीटिंग एंड एक्सपेंडिंग ऑफ गैस इज थर्मोडायनेमिक सिस्टम, तो ये कुछ कुछ सही नहीं बैठा। थर्मोडायनेमिक सिस्टम वो होता है जितने एरिया या जितनी वॉल्यूम में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब इसके अंदर जो चीजें हो रही हैं, वो एरिया, वो वॉल्यूम, वो हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। तो ये 109 का बी हो जाएगा। ये कुछ तुकी नहीं बैठ रहा, बेतुकी चीज है। when the gas is cooled at constant pressure, अब एक कांस्टेंट प्रेशर पे आप गैस को कूल करोगे, यानी कि पीवी इज इक्वल टू एम आर टी लगाओ। प्रेशर कांस्टेंट है, मास और आर तो हमारा कांस्टेंट रहता है। तो आप जब ऐसा करोगे, गैस को कूल करोगे, कूल करेंगे मतलब टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो उसकी वॉल्यूम भी डिक्रीज करेगी। तो जब कूल कर रहे हो तो टेम्परेचर ऑब्वियसली डिक्रीज करेगा और वॉल्यूम भी डिक्रीज करेगी, तो 110 का डी हो जाएगा। एक प्रोसेस में गैस इज हीटेड और एक्सपेंडेड इन सच अ वे दैट द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, तो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो पीवी कांस्टेंट होगा, यानी कि पीवी तो होता है एमआरटी के बराबर, यानी कि मास और आर तो हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो टेम्परेचर भी क्या होगा, कांस्टेंट। आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाएगी, 110 का 111 का ए हो जाएगा। हाइपरबोलिक प्रोसेस इज गिवर्न बाय, तो हाइपरबोलिक प्रोसेस जो हो जाएगी वो आपकी, हाइपरबोलिक प्रोसेस को ही बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में होता है टेम्परेचर कांस्टेंट, और टेम्परेचर कांस्टेंट की बात करता है आपका बॉयल्स लॉ, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। अ प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ अ वर्किंग सब्सटेंस रिमेन्स कांस्टेंट, तो उस प्रोसेस को कहते हैं हाइपरबोलिक प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस, दोनों ही कहते हैं। 113 का आपका दोनों हो जाएंगे, हाइपरबोलिक भी होगी आइसोथर्मल भी होगी, ठीक है। यहाँ पे भी वैसे इसको आइसोथर्मल बोलेंगे, हाइपरबोलिक भी बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V होगा तब, ठीक है। बुक में इसका आंसर ए दिया हुआ है ना। द हीटिंग ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, तो वो चार्ल्स लॉ गवर्न करेगा, तो बिल्कुल सही है। In a process, gas is heated or expanded in such a way that the product of the pressure and the volume remains constant is called isothermal process, बिल्कुल सही है। और आप लोग बोल रहे थे ना कि सर इस बुक में कुछ दिक्कतें हैं, मिस्टेक्स हैं, उनको पॉइंट आउट करो। ये क्वेश्चन का आंसर बी दिया हुआ है, जबकि इसका करेक्ट आंसर यस होगा। पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि एम आर टी कॉन्स्टेंट। जब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट तो प्रोसेस कैसी होगी, आइसोथर्मल, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। आइसोथर्मल में क्या होगा, आपका टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा, इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, और आइडियल गैस है, नॉन फ्लो प्रोसेस है, तो सीपी एम सी पी डी टी के बराबर होगी, तो एंथैल्पी में भी कोई चेंज नहीं आएगा, तो आपका 116 का डी ऑप्शन हो जाएगा। आइसोथर्मल प्रोसेस इज गवर्न बाय, तो आपका बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग होता है। बार बार एक ही क्वेश्चन रिपीट होता है। एक्सपेंशन रेशियो इज आर, एक्सपेंशन रेशियो क्या होता है, फाइनल वॉल्यूम, यानी कि जो एक्सपेंडेड वॉल्यूम है वी फाइनल डिवाइडेड बाय वी इनिशियल,
यानी कि या V2/V बोल दो, एक्सपेंडेड वॉल्यूम डिवाइडेड बाय बिगिनिंग ऑफ एक्सपेंशन पे दो, तो V2/V1 आपका 118 का बी हो जाएगा। A process in which working substance neither receives nor gives out heat to the surrounding during its expansion or compression is called। ऐसी प्रोसेस जिसमें हीट ट्रांसफर नहीं होता उसे कहते हैं हम एडियाबैटिक प्रोसेस। तो 119 का आपका सी ऑप्शन देखने को मिलेगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी डी यू इज इक्वल टू एम सी वी डी टी होती है। अगर डी टी जीरो है तो डी यू भी क्या हो जाएगा, जीरो। करेक्ट। नेक्स्ट, वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस। तो आपको इसका फॉर्मूला ऐसे याद ही रखना पड़ेगा। ये होगा P1V1 माइनस P2V2 डिवाइडेड बाय गामा माइनस वन। अब PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है ना, PV इज इक्वल टू MRT होता है, सॉरी, PV इज इक्वल टू MRT होता है। तो P1V1 इज इक्वल टू MRT1 होगा और P2V2 MRT2 के बराबर होगा। तो MR T1 माइनस T2 बाय गामा माइनस वन भी होगा। तो ये भी करेक्ट होगा, ये भी करेक्ट है। अब क्या करो, T2 को P1V1 इज इक्वल टू MRT1 और P2V2 इज इक्वल टू MRT2 हो जाएगा। T2 की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी आपकी P2V2 डिवाइडेड बाय P1V1 इंटू T1 के बराबर आएगी। तो इस इक्वेशन में T2 की वैल्यू अगर आप ये रखोगे तो आपको C भी मिल जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ दीज हो जाएंगे। जनरल लॉ फॉर एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन ऑफ द गैसेस। तो जनरल लॉ जो 122 क्वेश्चन देखिए, जनरल लॉ फॉर एक्सपेंशन और कंप्रेशन ऑफ अ गैस के लिए। तो अगर कोई भी लॉ हो, कोई भी लॉ हो, मान लीजिए आप आइसोथर्मल प्रोसेस बोले, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो आप इसमें PV की पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट में n की वैल्यू 1 रख दीजिए, तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है। आप बताना चाहते हैं कि P प्रेशर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो n की जगह 0 रख दीजिए, तो आपको P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मिल जाएगा। n की वैल्यू इन्फिनिटी रख दीजिए, 1/0 या इन्फिनिटी रख दीजिए, तो वॉल्यूम कांस्टेंट मिल जाएगी। n की जगह गामा रख दीजिए तो एडियाबैटिक। तो ये सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। When the expansion or compression take place according to the law PV की पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो हम उसे बोलते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। आइसोथर्मल में PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट रहेगा, एडियाबैटिक में PV की पावर गामा कॉन्स्टेंट रहेगा, हाइपरबोलिक में PV कॉन्स्टेंट रहेगा, पॉलीट्रॉपिक में PV की पावर n कॉन्स्टेंट रहेगा। An adiabatic process is one in which no heat enters or leave that system। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। जिसमें टेम्परेचर का चेंज नहीं होता उसे कहते हैं आइसोथर्मल। इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू मैकेनिकल वर्क आपकी होती है एडियाबैटिक प्रोसेस में ही। एडियाबैटिक प्रोसेस में ही इंटरनल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी के बराबर होगी। ठीक है, तो आपका सी भी इसमें करेक्ट होगा, 124 का ये भी होगा। पर टेम्परेचर उसमें कांस्टेंट रहेगा कि नहीं रहेगा ये नहीं, वो जरूरी नहीं है कि आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। पीवी इज इक्वल टू गामा कांस्टेंट है ना, टेम्परेचर तो घटेगा बढ़ेगा, तो ए और सी होंगे, ऑल ऑफ द अबव होंगे। हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप इसको ऐसे ही याद रख कर लीजिए। इसमें आपको सारे ही फॉर्मूले सही हैं। वर्क डन जो होता है एडियाबैटिक के केस में, पॉलीट्रॉपिक के केस में हो जाएगा P1V1 माइनस P2V2 डिवाइडेड बाय n माइनस वन, तो वही इसमें लिख दिया है। और P1V1 इज इक्वल टू MRT होता है, तो यहाँ पे T1 माइनस T2 भी आ जाएगा, तो सारे ही सही है, ऑल ऑफ द अबव। पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स कैसे निकालते हैं, तो वो आपको बी ऑप्शन देखने को मिलेगा। log P2 बाय P1 इज इक्वल टू log डिवाइडेड बाय log V2 बाय V1 से हम पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स निकालेंगे। When a fluid is allowed to expand suddenly into vacuum chamber through an orifice। देखिए जब सडनली एक्सपेंड हो रहा है वैक्यूम में तो उसे बोलेंगे फ्री एक्सपेंशन। वैक्यूम में कोई भी मॉलिक्यूल होगा नहीं तो वहां पे फ्रीली एक्सपेंड करेगा, तो ये सही है। अगर ये वैक्यूम नहीं होता, ये वैक्यूम नहीं होगा, एक्सपेंड करेगा एक ओरिफाइस से, तो हम इसको थ्रॉटलिंग बोल देंगे, थ्रॉटलिंग बोलेंगे।
ओरिफाइस क्या होता है, या ओरिफाइस बोले या स्मॉल अपर्चर बोले तो हम उसे थ्रॉटलिंग बोल देंगे। एक्सपेंडेड अपर्चर ऑफ माइन्यूट डायमेंशन, देखिए इसमें लिखा है ना अपर्चर ऑफ माइन्यूट डायमेंशन, तो उसको हम बोल देंगे थ्रॉटलिंग, तो 128 का डी हो जाएगा। इन अ फ्री एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन में आपका वर्क डन जीरो रहेगा, हीट ट्रांसफर जीरो रहेगा, टेम्परेचर चेंज जीरो होता है तो डीयू भी चेंज जीरो रहेगा। ऑल ऑफ द अबव होगा फ्री एक्सपेंशन के केस में। फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस में एंथैल्पी सेम रहेगी क्या? देखिए टेम्परेचर सेम रहता है, और आइडियल गैसेस के लिए यहाँ पे इनको वैसे इंक्लूड करना चाहिए था, इसीलिए इस बुक को रिकमेंड कम करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला नहीं आइडियल गैस के केस में। आइडियल गैस के केस में जो आपकी सीपी होगी या जो एच होगा वो हो जाएगा सीपी डी के बराबर, एनसीपी डी के बराबर, और जब डी सेम है तो आपका एंथैल्पी भी सेम आएगा, तो करेक्ट हो जाएगा उस केस में। बाकी और रियल केस में ऐसा नहीं होगा। तो ये वीडियो का एंड है, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए जो भी सिमिलर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज हैव अ नाइस डे।